हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का जो नेक्स्ट सीटेट है वो दिसंबर 2024 में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी लगातार एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए नोट्स पर लगातार काम चल रहा है और बहुत ही जल्द नोट्स आप सभी को प्रदान करवाई जाएगी। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जी हाँ, अब की बार से एक नया पैटर्न हमने शुरू किया है। पहले हम लोग चैप्टर करेंगे और फिर उस चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री और आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो है चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कहानी जो आपको पढ़ना है, कहानी है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले मिली, इसलिए इसके बाद जितनी भी इमारतें, भवन या और भी चीज़ें मिली उन सबको क्या कहा गया, ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। आपसे पूछेगा हड़प्पा के शहरों का निर्माण, तो आपको ऐसे याद रखना है 4700 वर्ष पहले हुआ था। आगे बात करते हैं नगरों की विशेषता क्या थे। देखिए, ये नगर की जो बात है ये आपके आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ये याद रखिएगा, पूछता है मिट्टी के लाल बर्तन और लाल बर्तन के ऊपर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आगे अभी चर्चा करेंगे। इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था। बात समझिएगा, कह रहा है पश्चिमी भाग। मान लेते हैं ये हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता के मकान है, ठीक है, और ये है आपका पश्चिमी भाग और ये है पूरा का पूरा आपका पूर्वी भाग। तो कह रहा है पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था, ये ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। तो ये पूर्वी हिस्सा देख रहे हैं आप, ये बड़ा है, लेकिन यह निचले इलाके में था। ये कहाँ था, ये नीचे था और ये ऊपर था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको नाम दिया गया नगर दुर्ग। आप लोग भी ऐसे बनाते चलिएगा, नगर दुर्ग इसको नाम दिया गया, ठीक है। और निचले हिस्से को निचला नगर, और इसको क्या कहा, इसको कहा कि ये आपका निचला नगर है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोनों हिस्सों की चहार दीवारियाँ। आपका जो दोनों हिस्सा है, ये जो बड़ा छोटा मतलब छोटा और ऊंचाई वाला हिस्सा और आगे जो आपका
बड़ा वाला हिस्सा है निचले आधार पर, ये चार दीवारी है। इनकी जो चार दीवारियाँ थी वो पकी ईंटों से थी। ये कैसी थी? पकी ईंट से निर्मित थी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसकी ईंटों की इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, चिनाई का मतलब ऐसे ईंटों को इस तरीके से सेट किया जाता था, इसको चिनाई बोलते हैं, जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। अभी आपको इसका इमेज आगे दिखेगा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को बनाने में किसका उपयोग किया गया था, तो याद रखिएगा, इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अर्थात जो आपका प्लास्टर था, उस प्लास्टर के ऊपर एक बढ़िया से चारकोल की पेंटिंग की जाती थी। किस लिए की जाती थी? ताकि पानी का रिसाव ना हो। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ये सभी चीज़ें आपसे कूट में पूछ सकता है कि इसमें भरने के लिए पानी कहाँ से आता है, रिसाव कैसे होता है। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था, अर्थात इसको जो है वो खाली भी कर दिया जाता था, बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाता था। ठीक है, और आगे कह रहा है शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। मतलब सब लोग नहीं स्नान करते थे। क्या कह रहा है? विशिष्ट नागरिक। अब आपसे अगर सीटेट को पूछना हो इसी टॉपिक को, तो कह देगा इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ थी, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा भैया, दो तरफ सीढ़ियाँ थी। ठीक है, इसमें पानी टंकी से भरा जाता था तो गलत है, कुएं से भरा जाता था। यहाँ सामान्य लोग विशेष अवसरों पर स्नान करते थे तो गलत हो जाएगा। यहाँ विशिष्ट लोग जो है अपना स्नान करते थे किसी विशेष अवसर पर। जो आपका उपमहाद्वीप है ये उसका मानचित्र है और यहाँ आपको कुछ नगर दिखाए गए हैं। ये है सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, नोट कर लीजिएगा। झेलम है, चिनाब है, रावी है। ठीक है, यहाँ कुछ शहर आपको मिलेंगे। ये देखिए रावी नदी के तट पर आपको हड़प्पा दिख रहा है। यहाँ पर आपका राखीगढ़ी है, कालीबंगा है। ठीक है, और यहाँ आपका मोहनजोदड़ो है। ये है सोतकाकोह, धौलावीरा, सुरकोदता, ये दोनों राजस्थान के क्षेत्र में हैं। ठीक है, लोथल, लोथल भी आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। तो ठीक है, ये सभी का सभी जो इमेज आपको दिखाया गया है, ये उस समय के जो नगर थे उनके इमेज को दिखाया गया है। अब ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब आपसे पूछेगा अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लिखिएगा जो अग्निकुंड है वो दो जगहों पर मिला है, कालीबंगा और आप लिख लीजिएगा लोथल। यहाँ आपको अग्निकुंड का साक्ष्य मिला। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह थे। अब आपको अगर नोट्स भी बनाना है तो ऐसे लिखिएगा भंडार और लिखिएगा गृह। और ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं तो लिख लीजिएगा, पहला हड़प्पा में, दूसरा मोहनजोदड़ो में और तीसरा लोथल में। यहाँ आपको भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। चलिए मैं आपको महान स्नानागार से परिचित करवाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये कमरे हैं चारों तरफ। ऐसे चारों तरफ क्या बने हैं? कमरे। दिखने में छोटा लग रहा है। एक तरफ उतरने के लिए ये सीढ़ी है और दूसरी तरफ यहाँ से ये आपकी सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी। और ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं कमरे। ठीक है, यहाँ लोग अपना कुछ जो कुछ भी रहा हो, कपड़ा उपड़ा बदलने के लिए और भी किसी चीज़ के लिए। और ये है बीच का हिस्सा जहाँ पानी आता था। इसका मतलब यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ बाहर
कुएं से पानी लाया जाता था और कुछ समय बाद फिर इसको खाली भी कर दिया जाता था। चलिए, उस समय हड़प्पा में भवन, नाले और सड़क कैसे निर्मित हुए, आइए इनकी भी चर्चा करते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। इम्पॉर्टेंट है, हड़प्पा और उससे संबंधित जो नगर हैं वहाँ 2 मंजिल घर होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मान लेते हैं ये 2 मंजिल घर है और ये है आंगन, तो आंगन के जो आंगन है इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। याद रखिएगा, इसका मतलब कुएं भी होते थे कुछ घरों में और अलग से भी स्नान घर होता था। सोचिए कितनी बेहतरीन सुविधा थी उस समय हमारे हड़प्पा सभ्यता में। आगे कह रहा है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। तो नालों को सीधी लाइन में बनाया जाता था और ये ढके रहते थे। कैसे रहते थे? ढके रहते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। तो नाली में कैसा होता था? ढलान होता था, याद रखिएगा, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की मुख्य नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये घर की नाली है, इसको सड़क की मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता था। बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी और ये आगे चल कर के एक बड़े नालों में जा कर के मिल जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। जैसे ये नाला है, इसको ऐसे गोल गोल ढक्कन टाइप का रहा होगा, इसको हटा के फिर कुछ दूर पर ऐसे ढक्कन टाइप का रहा होगा, इसकी सफाई के लिए बनाया गया था, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीक़ों से किया जाता था। इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक योजना बना करके किया जाता था। अब बात करते हैं नगरीय जीवन की। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, या भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मुहरों पर जो लिखा था वो बचा था। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो जो शिल्पकार थे उनमें स्त्री और पुरुष दोनों भी थे, जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी साथ में लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे। ठीक है, ये आपको मोहनजोदड़ो की सड़क दिखाई गई है और ये उसमें बनाया गया कुआं दिखाया गया है। ठीक है, और ये कुछ आपको दिखाया गया है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, कि ये आपको कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं मुहर टाइप की, और ये खिलौनों से संबंधित चीज़ों दिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है नगर और नए शिल्प। चलिए पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है एक छोटा और एक बड़ा क्या है, पत्थर के बाट हैं। ये पत्थर के क्या हैं, बाट हैं। आइए देखते हैं कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। अब आप ऐसे लिखिएगा बाट, और बाट का निर्माण किससे हुआ था, चर्ट पत्थर से बाट का निर्माण हुआ था। ठीक है, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कॉर्नेलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। तो जो मनका है वो किससे बनता था, कॉर्नेलियन पत्थर से बनता था। पत्थरों को काटकर तराशकर मनके बनाए गए, इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं आपको
ये वाला ये मनका है, ये क्या है, ये पत्थर के धारदार फलक हैं, ठीक है। और नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, ये कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। ये कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रखिएगा। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहना है, मान लेते हैं ये मोहन ही है, क्या है, मोहन है। अब चर्चा करते हैं नगर और नए शिल्प की। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। अब आपसे अगर पूछ ले सबसे आकर्षक वस्तु क्या मिली है, मनके, बाट और फलक मिले हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हड़प्पा के लोग हैं उनकी जो मुहर होती थी वो मुहर कैसी होती थी, तो वो पत्थर की मुहर होती थी। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब समझिएगा, मुहर है, अब जो मुहर है ये कैसी है, पहले तो ये आयताकार है और इसके ऊपर जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हड़प्पा के लोग हैं बर्तन कैसे बनाते थे, बर्तन तो लाल होता था लेकिन उसके ऊपर जो डिज़ाइन होती थी वो काले रंग से होती थी, काले रंग से डिज़ाइन की जाती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए पक्की मिट्टी, फ्रेयन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इतनी चीज़ें मिली हैं। क्या मिला है, मोहन के पास, ऐसे याद रखिएगा, मोहन के पास कपड़े का टुकड़ा था, चांदी भी थी, एक फूलदान का ढक्कन रखा था, तांबे की वस्तु रखा था, पक्की ईंट रखा था, फ्रेयन से बनी कुछ तकलियाँ रखा था। आपको याद रहेगा मोहन से, ठीक है। मोहन सूत कातने का काम करता था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का जो निर्माण है ना वो विशेषज्ञ करते थे। विशेषज्ञ का मतलब जो कुशल हो किसी चीज़ में। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। जैसे पत्थर को तराशना, मनके को चमकाना। अब ये मनका है, उबड़ खाबड़ है, इसको चमका के बढ़िया से एकदम बढ़िया से सुंदर मंदर बना देना, ठीक है। और फिर जो मुहर है, मुहर पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम हो सकता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्रेयंस की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सीटेट में कई बार क्वेश्चन बना है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, कृत्रिम तरीके से। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब फ्रेयंस बनता कैसे था, तो बालू या स्फटिक का चूर्ण हो, उसमें गोंद मिला दिया जाए, फिर उसके ऊपर अगर चिकने रंग की परत चढ़ाने के लिए नीले या हल्के समुद्री हरे जो है इस रंग की परत चढ़ा दी जाती थी। फ्रेयंस से क्या क्या बनाते थे, तो चूड़ी, बाले और छोटे छोटे बर्तन का निर्माण इससे किया जाता था। कच्चे माल की खोज इम्पॉर्टेंट है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, आप जैसे कहीं भी पढ़ते होंगे कच्चा माल, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कच्चा माल क्या है।
तो हमेशा समझिए जहाँ लिखा रहे कच्चा माल, आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे। समझिए, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक जिनका उत्पादन करें, मतलब याद रखिएगा, जैसे किसान पशुपालन समझिएगा, या फिर जो है प्राकृत, इनके द्वारा जो भी चीज़ें बनेंगी उन्हें कच्चा माल कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं सिंपल सा, गेहूँ किसान ने उगाया, कच्चा माल है, और उससे फैक्ट्री में बिस्कुट बना तो वो कच्चे माल से ही तो बना ना। रॉ मटेरियल बिस्कुट बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए, आटा गेहूँ से आया। ठीक है। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर से आयात इसके लिखो, लोग परेशान होते हैं 2 शब्दों से। आज मैं आपके इन 2 शब्दों का कन्फ्यूज़न सदा के लिए दूर कर दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक शब्द लिखा है आयात, ए को पकड़ लो, आ का मतलब आओ भैया आओ, आ का मतलब ऐसे याद रखो, आ का मतलब आओ का मतलब कहीं बाहर से आ रहे हो, आओ। इसका मतलब ये हमारे देश में नहीं है। निर्यात का मतलब दूसरे देश का हो जाएगा, मतलब दूसरे देश में भेजना। तो आयात का मतलब दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, आओ भैया आओ। और निर्यात का मतलब अपने देश से दूसरे देश को भेजना। ठीक है। चलिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ऐसे लिखिएगा तांबा, और तांबा कहाँ कहाँ से आता था? एक तो आप लिख लीजिएगा राजस्थान, और एक लिख लीजिएगा ओमान। इन 2 जगहों से तांबा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन। तो तांबा और टिन, इन दोनों को मिला देने से क्या बनता था? कांसा। तो टिन का कहाँ से आयात होता था? आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से। याद रखिएगा, ई की मात्रा लगी है तो ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 बार समझिएगा, पढ़िएगा, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है। चलिए, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, क्योंकि नगर का मतलब तो शहर होता है। गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा के लोग दाल, मटर, धान, तिल, सरसों। ज़मीन की जुताई कैसे करते थे? हल का प्रयोग करते थे। और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, तो खिलौनों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग हल का प्रयोग करते थे। ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग, ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में
दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। आपसे पूछ सकता है किस फल का उल्लेख है हड़प्पा में, तो बेर फल का। मछलियाँ पकड़ते, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण करना है, आइए देखते हैं। कच्छ के इलाके में खादिरवेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। आपको दिखाया हूँ, जाके मैप में ऊपर वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। वहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा, याद रखना, धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। 1, 2 और 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अब आपसे कूट में पूछ सकता है, खेल का मैदान या कह सकते हैं खुला मैदान कहाँ था? धौलावीरा में था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे ही स्थान पर है, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह है। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ माल चढ़ा, मतलब जो माल है उसको चढ़ाया और उतारा जाता था। ये है आपका इमेज, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है, संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुद्रा को मुहर, मुद्रांकन को मुहरबंदी भी कहते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या जो थैले हैं उनको चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर जो उनके मुहाने होते थे, उस मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, आइए देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर जमने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और जो सड़क है, सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और तो नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए।
इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आपको अध्याय 5 और 8 में पढ़ना है। तो ये हैं आपके कुछ टॉपिक्स जिनको आप लोग मिलाने के लिए दिया है। ठीक है, मिला लेंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये है आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले, नगरों का आरंभ 4700 साल पहले, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले, अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। याद रखिएगा। इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और इससे संबंधित बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे, अर्थात सभी क्वेश्चन हम आपको कल करवा देंगे। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप सबसे। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।